दोस्तों नमस्कार। असल सियासत की शुरुआत तो अब होगी। असल राजनीति का खेल भी अब शुरू होने वाला है। जो बिसात बिछी थी उस पर अब नई नई चालें चली जाएंगी। अगर चौसर बिछी थी तो नई पासों के फेंकने का इंतजार भी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह तमाशा है, महाराष्ट्र का तमाशा, जिस पर जब राजनीति नाचती है तो जितने प्यादे हाथों में होते हैं उससे ज्यादा प्यादे आस्तीन में होते हैं। शक्ति परीक्षण की जीत के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सत्ता महाराष्ट्र पर छा गई है। लेकिन क्या वाकई ये 6 महीने की सरकार है जिसका जिक्र शरद पवार ने कर दिया, या फिर जो संकेत इस शक्ति परीक्षण के वक्त मिले वो संकेत के आने वाले वक्त में एनसीपी को भी तोड़ डालेंगे और कांग्रेस को भी नहीं बख्शेंगे, या फिर ये पूरी लड़ाई आने वाले वक्त में मराठी और गुजरातियों के बीच हो जाएगी, सारे मराठा एक साथ खड़े नजर आएंगे और यह लड़ाई 50 के दशक की याद दिला देगी, या बिल्कुल एक नई परिस्थितियों के साथ देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक साथ आकर खड़े तो नहीं हो जाएंगे। ये सारे सवाल आज शक्ति परीक्षण के बाद निकले हैं। हालांकि इंतजार सुप्रीम कोर्ट का करना होगा। 11 तारीख को वहां सुनवाई है और कल्पना कीजिए अगर कानूनी मद्देनजर 11 विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो यह सत्ता ढहढहाकर गिर जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी यह शक्ति परीक्षण की ताकत और एकनाथ शिंदे की सत्ता टिकी हुई है। लेकिन आइए जरा आज महाराष्ट्र की उस राजनीति के परतों को खोलें और समझने की शुरुआत करें। इस शक्ति परीक्षण का मतलब क्या है, आने वाले वक्त की कौन सी धारा, कौन सी सियासत न सिर्फ मुंबई बल्कि दिल्ली तक को अपनी हदों में ले सकती है। सवाल शक्ति परीक्षण से निकला तो 164 विधायकों के समर्थन के साथ एकनाथ शिंदे सरकार बच गई। जी नहीं, बन गई। जी नहीं, यह ताकत है विधायकों के बगावत की। यह ताकत है शिवसेना में खुद को खड़े रखकर शिवसेना बताने की और अपनी तस्वीर के साथ बाला साहब ठाकरे की तस्वीर को चस्पा कर मुंबई की सड़कों पर पोस्टर के लहराने की। जबकि बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे शिवसेना के मालिक हैं क्या? ये सारे सवाल इस दौर में उलझे नहीं हैं, बहुत साफ तौर पर निकल कर आ रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के 3 एमएलए आज शिंदे के साथ हो गए, एकनाथ शिंदे के। तो क्या यह झटका है? जिस बात का जिक्र उद्धव ठाकरे कर रहे थे कि आने दीजिए शक्ति परीक्षण का दिन, हम सत्ता को बदल डालेंगे, नहीं बदल पाए। कांग्रेस के 5 विधायक शामिल नहीं हुए। वो कौन से विधायक हैं? उसमें पहला नाम अशोक चौहान का है। ईडी की लिस्ट में महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस के नेता के तौर पर अशोक चौहान का नाम सबसे ऊपर है। आज वो इस शक्ति परीक्षण में अपना वोट देने के लिए हाजिर नहीं थे। सिर्फ वही नहीं बल्कि विजय वडेट्टीवार, प्रणिति शिंदे, जीशान सिद्दीकी, धीरज विलासराव देशमुख यह भी शामिल नहीं थे। और एनसीपी के भी अन्ना बनसोड़े और संग्राम जगताप यह भी शामिल नहीं थे। तो क्या यह 2 परिस्थिति बतला रही है कि आने वाले वक्त में एनसीपी भी टूटेगी और कांग्रेस भी टूटेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी के 2 और एआईएमआईएम के 1, इन्होंने तो खुले तौर पर दोनों वक्त में बायकॉट किया, कल भी किया, आज भी किया। जब स्पीकर का चुनाव था तब भी किया और जब सत्ता का शक्ति परीक्षण था तब भी किया। लेकिन उद्धव ठाकरे से निकलकर संतोष बांगड़ शिंदे गुट में चले गए। वह आज की घटना है जो कल तक उद्धव ठाकरे के साथ खड़े थे। तो क्या शिवसेना अभी और टूटेगी? श्याम सुंदर शिंदे ये पीडब्ल्यूपी के हैं, पीपुल्स एंड वर्कर्स पार्टी जो है उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये उद्धव ठाकरे के गुट में तो यह भी शिफ्ट कर गए आज शक्ति परीक्षण में। लेकिन दूसरी तरफ शिंदे गुट से भी राहुल पाटिल और कैलाश पाटिल यह शिंदे के पक्ष में नहीं आए बल्कि विरोध में आए। सवाल कई निकलकर इसके बाद आए, क्या यह राजनीति आने वाले वक्त में बीजेपी ने इसीलिए एकनाथ शिंदे को आगे किया है कि वह सिर्फ शिवसेना के बगावती नेता और 2/3 विधायकों को साथ लेकर नहीं आए हैं बल्कि मराठा हैं। और मराठा के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में तूती अभी तक शरद पवार की बोलती थी और शरद पवार को इस बात का एहसास है कि अगर मराठा नेता के तौर पर और बीजेपी के भीतर कोई मराठा नेता नहीं है तो क्या यह परिस्थिति
आने वाले वक्त में उनकी समूची राजनीति को तहस तहस कर देगी। इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक शिगुफा छोड़ा कि 6 महीने की सरकार है, अगले वक्त में 6 महीने बाद चुनाव के लिए तैयार हो जाइए। या फिर शिवसेना के जो विधायक शिफ्ट हुए हैं उनको लेकर उन्हें आस है कि आने वाले वक्त में जब उन्हें वह सत्ता की मलाई नहीं मिलेगी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं में भी होड़ होगी, सत्ता की मलाई उन्हें मिले, डिप्टी सीएम के पद पर अपने देवेंद्र फडणवीस चाहे खुश हो जाएं, अपने से मतलब अक्सर देवेंद्र फडणवीस को लेकर शब्द जब भी शरद पवार कहते थे सत्ता में रहने के दौरान तो अपने शब्द को जोड़ देते थे। लेकिन बाकी बीजेपी के विधायक अब बहुत कुछ चाहते हैं। शिवसेना के विधायक जो टूट कर यहां आए हैं वह भी बहुत कुछ चाहते हैं। सबको मिल जाएगा क्या? 2.5 बरस की सरकार और कह रहे हैं शरद पवार 6 महीने टिकेगी। आज 21 विधायक जो अनुपस्थित थे उसमें कांग्रेस के भी थे, उसमें एनसीपी के भी थे। यह मैसेज बहुत साफ है कि आखिर कौन सी वजह थी जब विधानसभा के भीतर शक्ति परीक्षण को लेकर भी एकजुटता कांग्रेस और एनसीपी में नजर नहीं आई। यह कौन सी परिस्थिति थी जिसमें 1-2 विधायकों का शिफ्ट होना दोनों तरफ से खुलकर नजर आने लगा। महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर में 2 दिन के भीतर जो वोट पड़े हैं उसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब कल वोट पड़ रहा था स्पीकर को लेकर और राहुल नार्वेकर जो कोलाबा के एमएलए हैं उनके इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति में वह सिर्फ एक सीधी लकीर के तौर पर उभरेंगे। 2014 तक शिवसेना के साथ, शिवसेना की टिकट नहीं मिली और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाए तो वो चले गए एनसीपी में, एनसीपी से रूठे और या बीजेपी ने मनाया तो उसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए। यानी कभी वह आदित्य ठाकरे के करीब, कभी वह अजीत पवार के करीब और आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस के करीब। सियासत की इस लकीर का एक मतलब बहुत साफ है कि आने वाले वक्त में कौन किसके करीब होगा यह कोई नहीं जानता है। और महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज और बीज दोनों दरअसल उस मुंबई शहर पर टिकी हुई है जिस पर गुजरातियों का राज रहा है। और गुजराती अक्सर यह चाहते थे कि दरअसल गुजरात के भीतर मुंबई शामिल कर लिया जाए। और इसका एक अपना इतिहास है कि 1956 में 15 जनवरी के दिन जब नेहरू ने ऐलान किया कि मुंबई केंद्र शासित होगा तो आंदोलन छिड़ गया। आंदोलन दोनों तरफ से छिड़ा और आंदोलन को छेड़ने वाले नेताओं की फेरिस्त की राजनीति आज भी उनकी विरासत कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संभाले हुए है। जब हम आपको लिए चलते हैं उस दिशा में, जब सवाल आंदोलन का आता है तो उस समय संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू हुआ, मुंबई को नहीं जाने देंगे। और महा गुजरात आंदोलन शुरू गुजरात में हुआ कि मुंबई को लेकर रहेंगे। और उस पीरियड के नेताओं को अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र के नेताओं को, प्रहलाद केशव आत्रे, एसएम जोशी, केशव राव जाधे, शहीद अमर शेख, इसमें एक नाम और जोड़िए, एक नाम है प्रबोधनकर ठाकरे। प्रबोधनकर ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पिता थे और वह उस आंदोलन में शामिल थे। उसके बाद बाला साहब ठाकरे उस राजनीति के हिस्से में आते हैं जहां वो कार्टूनिस्ट से होते हुए मराठी मानुष के दिल को जगाने हुए सड़क पर लाकर खड़ा कर देते हैं। वहीं से शिवसेना निकली और उस आंदोलन से निकली हुई शिवसेना के भीतर एक सवाल अब मंडराने लगा है कि अगर दिल्ली ने मुंबई पर राज करना शुरू कर दिया तो दिल्ली के गुजराती मुंबई पर राज करेंगे। और मुंबई की हकीकत भी गुजरातियों से दूर नहीं है। मराठाओं की मौजूदगी महाराष्ट्र की राजनीति में इधर से उधर डिगा देती है, लेकिन गुजरातियों की मौजूदगी खासतौर से मुंबई शहर में बड़ी प्रबुद्ध तौर पर रही है। और उसमें उनका बिजनेस ही नहीं बल्कि वोटों के तौर पर उनकी मौजूदगी भी 19% तक है। क्या यह संकेत नया संकेत दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में मराठा एक हो जाएंगे? उस दौर को भी याद कीजिए जब शिवाजी महाराज मराठाओं को एक साथ करके सूरत पर भी हमला किया गया था। इस बात का भी जिक्र बार बार होता है। कुछ लोग झुठलाते हैं, कुछ लोग इस पर इठलाते हैं, लेकिन यह सच है। और महात्मा गांधी ने भी अपने वक्तव्य में मराठाओं को लेकर कई मौकों पर कई जिक्र किया है। लेकिन जब 18% गुजराती जो मुंबई शहर में है, सभी व्यापारी, वित्तीय सोर्स के अधिकारी, और कहते हैं कि बिना गुजराती या मारवाड़ी दोनों को मिला दीजिएगा तो मुंबई में भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इनका वर्दस्त कुछ इस तरीके से है।
और एक एहसास इस बात को भी लीजिए जिससे आप समझ पाएंगे कि क्यों आने वाले वक्त में अगर गुजरातियों का प्रभाव मुंबई में नजर आने लगेगा तो मराठाओं की एट पार राजनीति जो राजनीतिक दलों में सिमटी हुई है यह टूट भी सकती है। इसके ठीक समानांतर एक